नमस्ते, राम राम। मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार। आज पहले कविताएं सुनाती हूँ आपको, पर कभी कभी सोचती हूँ कि जब कविताएं लिखी जा रही होंगी या कहानियां या लेख, वो जो समाज में घटित हो रहा है, जो भी अपराध, प्यार या घरों में होने वाले छोटे मोटे किस्से, उनको लेके कुछ कल्पना का मिलान करके हो जाता है कि कहानी, कविता तैयार हो गई। पर मान लीजिए हम किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कोई बहुत क्रूर सास है, या बहू जल्लाद है, या नहीं पटा पा रही है, या वृद्धाश्रम लड़के पहुंचा दे रहे हैं, तो हमेशा ये लिख दिया जाता है, पर उसके पीछे का रूट कॉज क्या है ये कभी नहीं लिखा जाता कि वो ऐसा आखिर व्यक्ति क्या है। कुछ कहानियां इस पर भी बने कि कैसा उसने बचपन गुजारा है, कैसे वो बड़ा होके इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, एक छोटा सा भोला बच्चा वयस्क में कन्वर्ट होने के बाद, या एक बच्ची। तो उसी को सोचते हुए मैंने एक कहानी लिखी थी जब अपराध घट रहे थे। कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था दरिंदे। तो दरिंदे लिखी थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि समाज में जो स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराध और आक्रोश और मोमबत्ती जुलूस, ये सब, तो उनको दरिंदे कह दिया जाता है, या ब्रूटल मर्डर करने वाले को दरिंदे कह दिया जाता है। तो मैं उसमें सुनाती हूँ दरिंदे, कि दरिंदों का भी एक इतिहास होता है। आम सा ही कुछ नहीं खास होता है। कुछ का अभावग्रस्त बचपन, कुछ के घरों की सीधी सी धरती, एक ही कमरा, पूरा परिवार, सब कुछ देखकर बड़ा होता बचपन। ये दृश्य आम होते हैं। फिर पड़ती है कुछ घाघ नजरों की क्रूर दृष्टि। हाँ सच, वो बच्चे भी अमानवीयता का शिकार होते हैं। दरिंदगी का भी एक इतिहास होता है, दरिंदों का भी एक इतिहास होता है। बेचते हैं वो ही अफीम और ड्रग्स की पुड़िया, और देखते हैं पोर्नोग्राफी और ब्लू फिल्म की दुनिया, और तब मानसिक रुग्णता लेकर बड़े हुए नहीं दिखता इन्हें कोई बुर्का, नहीं दिखती इन्हें जिस्म ढके कोई गुड़िया। ये खुद होते हैं हैवानियत का शिकार और बढ़े हुए मनोविकार, फिर बहुत इनकी दरिंदगी का शिकार होते हैं। और फिर होती है एक घोषणा, अश्लीलता आंखों में होती है। सुनते हैं आंखों में है एक लेंस, इस लेंस में आई कहाँ से वासना। कभी तो ये भी सोचना, दरिंदगी का भी एक इतिहास होता है। तो इस पैटर्न पर सोचिएगा। और अब मैं आपको अपनी एक दूसरी कविता सुनाती हूँ। वो ये कि खाली पड़ा है डायरी का एक पेज, हर बार कलम उठती है, लौट आती है बिना खेद। ये खाली पृष्ठ ही शायद सबसे भरा है, बेकहा बेपढ़ा बहुत कुछ इसमें पढ़ा है। कितना दिल के करीब है मेरे ये, टिकती हैं निगाहें और उभरते हैं शब्द। कभी गुलाब की कली तो कभी आंसू और नमी, कभी हंसी तो कभी पूर्णता, कभी कभी खालीपन। रंग हो, ब्रश हो या कलम, सबसे अधिक है इस खाली पेज में दम। सबकी निगाहों के सामने खुला हुआ सा मौन, इससे नजदीक भला मेरे दिल के और कौन। तो ये तो मेरी एक कविता और थी। एक और सुनाती हूँ आपको, आभासी दुनिया पे। आभासी दुनिया, जैसे ही पलक झपकते होता है एक एहसास, जागने लगते हैं बहुत से एहसास। कैसी है आभासों की दुनिया, एहसासों की ये दुनिया,
छोड़ रिश्तेदारी के झमेले, उतार कर संबोधनों का लिबास, निकल पड़े अकेले, सिर्फ अपनी और अपनी एक पहचान। कानों में शहद सा टपकता अपना नाम, कहाँ खो गया था, शायद खोया नहीं था। उम्र की पायदान परत दर परत चढ़ा रही थी, पर वो आभास, जमी हुई संबोधनों की परत पिघलती जा रही थी। अंदर का बच्चा झांक रहा था चीर कर परिधान, खुद को सामने ला रहा था आभास और आभासी दुनिया। पर नहीं चाचा मामा बाबा फुआ फूफा नाना, ना ही चाची मामी मौसी बुआ। आभास फिर से, आभास फिर से सौरभ अनिल अजय रोहित कपिल। आभास फिर से प्रिया पूनम दीपिका रेणुका हो जाने का। कितना खूबसूरत है ये आभासी एहसास। तो ये थी आभासी एहसास पे छोटी सी फीलिंग व्यक्त करने की कोशिश। वाकई में नया जीवन मिलता है इस दुनिया में, संबोधनों से परे। रश्मि दी, रश्मि, तो वाकई में कानों में शहद टपक जाता है। इस आभासी दुनिया का भी पूरा आनंद लीजिए और मैं तो आपके सामने आती ही रहूंगी। बस करती हूँ और चलती हूँ, फिर मिल